पूर्वी पाकिस्तान ने जुल्म और सितम की लंबी काली रात देखी। पाकिस्तान की सेना के अत्याचारों का प्रभाव भारत पर भी शरणार्थी संकट के तौर पर पड़ा। पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह बढ़ रहा था। भारत में ट्रेनिंग पाए मुक्ति वाहिनी के लड़ाके पाकिस्तानी सेना पर हमले कर रहे थे और इस बीच 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारत पर हमला करके वो गलती कर दी जिसका इंतजार भारत को था। तीनों सेनाएं तैयार थीं। पाकिस्तान के हमले के बाद पलटवार करते हुए भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। पाकिस्तान का पहला हमला अमृतसर और पठानकोट एयरबेस पर हुआ। दूसरा हमला कश्मीर के श्रीनगर और अवंतीपोरा एयरबेस पर हुआ। इन हमलों से कोई खास नुकसान नहीं हुआ। अगले हमले आगरा, अंबाला, लुधियाना, सिरसा, जोधपुर, जैसलमेर, उत्तर लाई, भुज और जामनगर में हुए। इन हमलों में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि भारतीय सेनाएं हमले के लिए तैयार थी। यहां तक कि आगरा एयरबेस से कुछ घंटों बाद ही वायुसेना ने उड़ान भरनी शुरू कर दी थी। अब बारी भारत की जवाबी कार्रवाई की थी जो भारतीय सेना ने उसी रात शुरू कर दी। भारतीय वायुसेना के एक्शन में पश्चिमी पाकिस्तान के 7 एयरबेस तबाह हो गए और पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी वायुसेना की कुर्मीटोला, चिटगांव, तेजगांव और जैसोर के बड़े एयरबेसों को बेकार कर दिया गया। केवल 2 दिन में पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी एयरफोर्स के सारे बेस भारतीय वायुसेना, नौसेना और मुक्ति वाहिनी की कार्रवाई में तबाह हो गए। पूर्वी पाकिस्तान से अब भारतीय वायुसेना के लिए कोई चुनौती नहीं बची थी। चारों हवाई जहाज़ों ने बम गिराए और हमारे सारे 8 के 8 बम रनवे के ऊपर गिरे। और जैसे अटैक के बाद घूम के देखा तो सारे रनवे के ऊपर धुआंधार हो रहा था। 6 तारीख की सुबह के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई हवाई जहाज़ भी ढाका एयरपोर्ट से या बांग्लादेश के अंदर फ्लाई नहीं किया। भारतीय वायुसेना के हमले से पाकिस्तानी वायुसेना की कमर टूट चुकी थी। तो 1971 में पाकिस्तान के हमले के बाद भारत की वायुसेना ने पहला जवाब दिया। भारतीय वायुसेना के हमले से पाकिस्तानी वायुसेना की कमर टूट चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी भारतीय नौसेना ने जो पराक्रम दिखाया वो पाकिस्तान के लिए बुरा सपना साबित हुआ। भारतीय नौसेना के शौर्य का सबसे सुनहरा अध्याय 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़े गए युद्ध में लिख दिया गया। पहले ऑपरेशन ट्राइडेंट, फिर ऑपरेशन पाइथन के जरिए भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण कराची पोर्ट में ऐसी तबाही मचाई जिसके बाद पाकिस्तान की नौसेना की ताकत और आत्मविश्वास दोनों खत्म हो गया। कराची पर बड़े हमले की अनुमति तत्कालीन नौसेना अध्यक्ष एडमिरल SM नंदा ने पहले ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से ले ली थी। सितंबर-अक्टूबर में वो श्रीमती गांधी के पास पहुंचे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उन्होंने उनसे बोला, मैडम अगर मैं कराची को अटैक करूं तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? तो श्रीमती गांधी कहा जाता है कि उन्होंने थोड़ा सोच विचार किया और एडमिरल नंदा को बोला, एडमिरल इफ देयर इज़ अ वॉर देयर इज़ अ वॉर। दैट वाज सफिशिएंट इनपुट टू एडमिरल नंदा कि जा भाई लड़ाई कर। विद्युत क्लास की 3 मिसाइल बोट्स निपात, निर्घाट और वीर ने 4 और 5 दिसंबर की दरमियानी रात 460 किलोमीटर दूर कराची की तरफ बढ़ना शुरू किया। इन मिसाइल बोट्स की रेंज कम थी, इसलिए इनकी रिफ्यूलिंग के लिए अतिरिक्त जहाज साथ चल रहे थे। रात 10:45 पर कराची पोर्ट पर हमला शुरू हुआ
और रात 12 बजे से पहले खत्म हो गया। पाकिस्तान के जंगी जहाज खैबर, शाहजहां और मुहाफिज के अलावा मर्चेंट वेसल वीनस चैलेंजर भी हमले की चपेट में आया, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान के मोर्चे पर गोला बारूद भेजा जा रहा था। एक मिसाइल किमारी ऑयल फॉर्म के तेल टैंकरों पर लगी और आग चारों तरफ फैल गई। फोर्थ फिफ्थ की नाइट को अंगार हो गया वहाँ, जो उनका था कि मिसाइल बोर्ड जाके फायर किया, और वो मिसाइल बोर्ड की जो मिसाइल्स थी उनका 60 डिग्री आर्क होता है। वो एक दफ़ा फायर हो गई तो सामने जो भी आएगा उसके ऊपर लॉक हो जाएंगी, वो शिप हो, शोर की कोई एस्टेब्लिशमेंट हो, तो एक दफ़ा लॉक होगी तो वो फिर रेंजिंग करते करते बिल्कुल पिन पॉइंट उसके ऊपर जाके हिट कर देंगी। तो उसमें शिप भी आ गया लपेटे में, और उसमें उनके ऑयल टैंक्स भी आ गए। सभी जहाज फौरन डूब गए और पाकिस्तान के 300 से ज्यादा नौसैनिक मारे गए। सभी भारतीय जहाज सकुशल अपने अड्डों पर पहुंच गए। कराची में अफरा तफरी फैल गई। पहले भारतीय हवाई हमले का अलर्ट हुआ और एंटी एयरक्राफ्ट गनें तैयार की गईं। फिर अफवाह फैली कि भारतीय सैनिक कराची पहुंच गए हैं और घबराहट चरम पर पहुंच गई। कराची में तो एक्चुअली हम सुन पा रहे थे उनका रेडियो एक्टिविटी कि नेवी अभी ट्रुप्स लैंड करेगी। वो ये सोच रहे थे तो वो कह रहे थे कि अरे हमारी फैमिलीज हैं, हमारा ये है, हमारा वो है। हमने वॉर रूम की उनकी वो जो थी वो कि इतना पैनिक हो गया कि वो कह रहे थे कि हमें अपनी फैमिलीज को भी देखना है। तो बहुत बड़ा पैनिक हो गया था उस वक्त पहले अटैक में। पाकिस्तान ने अपनी नौसेना के जहाज़ों में कम से कम गोला बारूद रखने और रात के समय समुद्र में न निकलने का आदेश जारी किया। इससे पाकिस्तानी नौसैनिकों के मनोबल पर बहुत बुरा असर पड़ा। लेकिन अभी पाकिस्तानी नौसेना को एक और हमला झेलना था। 8-9 दिसंबर की दरमियानी रात 11 बजे विद्युत क्लास की ही एक अकेली मिसाइल बोट INS विनाश कराची की ओर बढ़ी। विनाश की कमान तत्कालीन लेफ्टिनेंट कमांडर विजय चेरथ के हाथ में थी, जिन्हें आज भी उस रात का एक एक लम्हा याद है। बिल्कुल अंधेरा था, पर रेडार जिस पर सारी पिक्चर आती है, कोस्ट लाइन आती है, कोई कांटेक्ट है समुद्र में, वो क्लियर आ जाता है। और चार्ट के साथ, चार्ट मैंने स्टडी किया हुआ था कि भाई कौन सा कोस्ट लाइन कहाँ पर है, क्या है, कहाँ है। जब मेरा रेडार ऑन हुआ और मैंने अपने OTC को रिपोर्ट किया कि 15 मील के करीब आगे एक जहाज़ों का गुच्छा है, तो उन्होंने बोला यही आपके टारगेट है, आप अटैक करो। मिसाइल बोट INS विनाश 4 मिसाइलों से लैस थी। एक एक करके लेफ्टिनेंट कमांडर विजय चेरथ ने 4 मिसाइलें फायर कर दी और कराची बंदरगाह आग में घिर गया। अटैक करने के पहले एकदम अंधेरी रात थी, और जब मैंने दरवाज़ा खोल के अपर ब्रिज पे कदम रखने की कोशिश की, 1 सेकंड के लिए तो मैं वहाँ जैसे जम गया था, क्योंकि बाहर जो दृश्य था वो उत्तर से लेके पूरब तक सारा होराइजन 60 डिग्री 40-60 डिग्री तक सिर्फ आग ही आग थी। युद्ध शुरू होने के हफ्ते भर के बाद ही पाकिस्तान की वायुसेना और नौसेना लड़ने के काबिल नहीं बची। 1971 के उस युद्ध में उस वक्त पाकिस्तान के सबसे खतरनाक सबमरीन गाजी भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत की तलाश में विशाखापट्टनम के समुद्र तक पहुंची थी। या यूं कहे, भारत ने पाकिस्तान को उलझाकर गाजी को विशाखापट्टनम बुला लिया। इसके बाद भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान की नौसेना के सबसे खतरनाक हथियार की जल समाधि विशाखापट्टनम के समुद्र में करवा दी। इस पराक्रम को गाजी अटैक के तौर पर याद किया जाता है। भारतीय नौसेना के पास एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत था, जो पाकिस्तान के लिए चुनौती था। पाकिस्तान ने अपनी सबसे ताकतवर सबमरीन गाजी को नवंबर में विक्रांत को खोजने और तबाह करने के लिए भेजा। गाजी ने बहुत खामोशी से अरब सागर और हिंद महासागर पार किया और बंगाल की खाड़ी में घुसी, लेकिन भारतीय नौसेना को उसका सुराग मिल रहा था। जब शुरू में हम पोर्ट ब्लेयर मद्रास छोड़ के
विशाखापट्टनम छोड़ के हम पोर्ट ब्लेयर की तरफ गए और वहाँ एक आइलैंड ग्रुप में जाके छुप गए और वो गाजी समझा कि हम विशाखापट्टनम में ही हैं तो वहाँ चली गई। आईएनएस विक्रांत को सुरक्षित अंडमान के पास छुपा दिया गया और पाकिस्तानी सबमरीन को लालच देने के लिए एक दूसरे जहाज को विशाखापट्टनम के बंदरगाह पर खड़ा कर दिया गया। यहां तक कि विशाखापट्टनम के बाजार में आईएनएस विक्रांत के नाम से खरीदारी की गई और विक्रांत पर तैनात अफसरों के नाम से टेलीग्राम तक किए गए। गाजी जाल में फंस गई और विशाखापट्टनम के पास पहुंच गई। दिसंबर की रात को आईएनएस राजपूत पूरी सतर्कता के साथ रात 11:40 पर बंदरगाह से निकला और उसे गाजी की आहट मिली। राजपूत के कैप्टन इंदर सिंह ने 2 बड़े डेप्थ चार्ज समुद्र में डाल दिए। आधी रात के कुछ बाद एक धमाके ने पूरे विशाखापट्टनम को हिला दिया। अपने 93 नौसैनिकों के साथ गाजी समुद्र में डूब गई। ये गाजी के अवशेष हैं जो बाद में भारतीय नौसेना ने बरामद किए थे। युद्ध की शुरुआत में ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार बेकार हो गया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.